नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग आर्वर्स में। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं हम लोग लूसेंट सीरीज चला रहे हैं, जिसमें से हम लोग ऊपर का जो ज्योग्राफी पढ़ चुके थे, ज्योग्राफी के बाद मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका था। इसके नीचे हम लोग को अब शुरुआत करना था, है ना। तो हम लोग को शुरुआत करना था, हम लोग देखते हैं पेज नंबर 382 जो है, हम लोग बायो शुरुआत करना था। बायो का यहाँ से शुरुआत करते हुए 2 पेज पढ़ना है, ठीक ना। तो ये आधा घंटा में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसको याद करते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए, वन लाइनर एग्ज़ाम से लेके आपका सारा एग्ज़ाम के लिए आपको। चलिए देखते हैं, बिहार पुलिस मद निषेध के लिए या फिर बिहार एसएससी या फिर बीपीएससी टीआरई 4 सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी। लूसेंट पढ़ लीजिए, आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हम लोग देखते हैं प्रमुख चिकित्सा उपकरण, मतलब कि चिकित्सा में जितना भी उपकरण का यूज होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आता है पेस मेकर। पेस मेकर का आप लोग नाम से ही समझ सकते हैं, यह हृदय जो गति होता है, हृदय गति, इसको कम हो जाने पर, अगर हृदय का गति अगर कम हो जाएगा तो इसे सामान्य अवस्था में लाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पेस मेकर का इसका उपयोग क्यों किया जाता है? अगर हृदय गति, मान के चलिए बीपी लो हो गया, हृदय गति बहुत कम हो गया, उसको तेज़ करना है, नॉर्मल लाना है, उसके लिए हम लोग पेस मेकर का उपयोग करते हैं। किसका? पेस मेकर का, ठीक ना। आगे हम लोग देखते हैं कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ये क्या है कंप्यूटेड टोमोग्राफी? देखिए, संपूर्ण शरीर में किसी सामान्य या फिर विकृति, इसका जो है पता लगाने हेतु तो इसका उपयोग किया जाता है। कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, जिसको हम लोग सीटी स्कैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीटी स्कैन बोलते हैं। आप लोगों ने सीटी स्कैन का नाम तो सुना ही होगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सीटी स्कैन का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ये संपूर्ण शरीर में जहाँ भी अगर कोई विकृति हो, चोट लगा हो, कुछ भी, इसका पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ईसीजी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ईसीजी का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं? हृदय संबंधी असमानता का पता लगाने के लिए, हृदय में कोई दोष है उसका पता लगाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का उपयोग करते हैं, ईसीजी का उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का, है ना। ऑटो एनालाइज़र, ऑटो मतलब ऑटोमेटिक एनालाइज करेगा, तो ऐसे करके ये नाम है इसका, ऑटो एनालाइज़र। देखिए किस काम में आता है, तो ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि ये सब की जांच करने के लिए ऑटो एनालाइज़र का उपयोग करते हैं। ग्लूकोज शरीर में कितना है, यूरिया कितना बन रहा है, कोलेस्ट्रॉल कितना है, जो है इसका जांच करने के लिए ऑटो एनालाइज़र का उपयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ जो है यह मस्तिष्क की विकृति का पता लगाने में काम आता है, जिसको बोलते हैं ईईजी, ठीक ना। ईसीजी हमारा दूसरा हो गया। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यह जो है हृदय के समानता को पता लगाएगा। एक होता है ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, यह मस्तिष्क की विकृति का पता लगाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ईईजी बोलते हैं, ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, ठीक ना, मस्तिष्क का विकृति का पता लगाने के लिए। एमआरआई का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसका फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसके द्वारा संपूर्ण शरीर में असमान विकृति का पूर्णतः सही पता लगाया जाता है, पूर्णतः सही एक्सटर्नल एक्यूरेट का पता लगाया जाता है। तो जैसे आप सीटी स्कैन का नाम जानते हैं, यह भी क्या करता है? पूरे शरीर का असामान्य पता लगाता है। वैसे ही एमआरआई भी होता है, लेकिन ये थोड़ा हाई रेजोनेंस का होता है। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो होता है एमआरआई, ये पूर्ण शरीर में क्या होता है? विकृति का पता लगाने में उपयोग किया जाता है। देखिएगा, जंतु विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक। सबसे पहले जंतु विज्ञान, इसके कौन है जनक? जंतु विज्ञान के जनक, फादर ऑफ साइंस हमारे कौन हो जाएंगे? तो अरस्तु हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अरस्तु हो जाएंगे, है ना। एनिमल साइंस देखिएगा, चिकित्सा शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र के कौन हो जाएंगे? हिपोक्रेटस। चिकित्सा शास्त्र के हो जाएंगे हिपोक्रेटस। चिकित्सा शास्त्र के कौन हो जाएंगे? हिपोक्रेटस। आनुवांशिकी के जे ए मेंडल, जीजे मेंडल जो आप लोग जानते हैं, जीजे मेंडल जो हैं हमारे, और ये हमारे आनुवांशिकी के जो मटर के पौधा पे इन्होंने किया था मेंडल ने। सूक्ष्म जीवी के हो जाएंगे लुई पास्चर। सूक्ष्म जीव के बारे में, कि सूक्ष्म जीविका क्या हो जाएंगे? तो लुई पास्चर हो जाएंगे, लुई पास्चर हो जाएंगे सूक्ष्म जीविका का। लुई पास्चर, इन्होंने पास्चराइजेशन भी दिया था, ठीक ना। सूक्ष्म जीविका क्या हो जाएगा? तो लुई पास्चर ही हो जाएगा, है ना। प्रतिरक्षा विज्ञान, प्रतिरक्षा विज्ञान का क्या हो जाएगा? एडवर्ड जेनर। प्रतिरक्षा विज्ञान क्या हो जाएंगे? एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर। प्रतिरक्षा विज्ञान, प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे? एडवर्ड जेनर।
ये एडवर्ड जेनर हैं, इन्होंने अब जो है आप लोग जानते हैं चिकन पॉक्स जो होता है उसका क्या किया था, खोज किया था। और प्रतिरक्षा विज्ञान का, इसीलिए इसका जो प्रतिरक्षा विज्ञान जो होता है इसके फादर इन्हीं को कहा जाता है, एडवर्ड जेनर को। जीवाणु विज्ञान जो था, जीवाणु विज्ञान के जनक रॉबर्ट कोच को कहा जाता है, इन्होंने जीवाणु की खोज किया था रॉबर्ट कोच ने, ठीक ना। विकिरण आनुवांशिकी, विकिरण आनुवांशिकी के जनक कौन है, एच जे मूलर है। विकिरण आनुवांशिकी के जनक कौन है, एच जे मूलर। तो विकिरण आनुवांशिकी बोले, विकिरण आनुवांशिकी तो एच जे मूलर हो जाएंगे, और ओनली आनुवांशिकी बोले तो जी जे मेंडल, तो वो तो है ही है सबके बॉस। विकिरण आनुवांशिकी के हो जाएंगे एच जे मूलर। तुलनात्मक रचना में देखा जाए, इसके रचना तुलनात्मक रचना के कौन से जनक थे, जी क्यूवियर। कौन थे, जी क्यूवियर। तुलनात्मक रचना के जनक कौन थे, जी क्यूवियर। आधुनिक आनुवांशिकी के बोला जाए तो वेटसन हो जाएंगे। देखिए आनुवांशिकी हमारा 3 तरह का देख लिए थे। पहला आनुवांशिकी जी जे मेंडल ओरिजिनल वाले, एक विकिरण आनुवांशिकी हो जाएगा एच जे मूलर, और हो जाएंगे तीसरा आधुनिक आनुवांशिकी, ये हो जाएंगे बेटसन। आधुनिक आनुवांशिकी के जनक कौन हो जाएंगे, बेटसन हो जाएंगे। आधुनिक आनुवांशिकी के जनक बेटसन हो जाएंगे। जीरोंटोलॉजी के जनक हैं व्लादिमीर कोरनेचेवस्की। व्लादिमीर कोरेनचेवस्की। जीरोंटोलॉजी का आविष्कारक कौन हो जाएंगे, जीरोंटोलॉजी के जनक तो व्लादिमीर कोरेनचेवस्की। जीरोंटोलॉजी के हो जाएंगे व्लादिमीर कोरेनचेवस्की। आधुनिक शारीरिक अगर पूछा जाए, आधुनिक शारीरिकी के जनक कौन है, एड्रियस वैसिलियस जो हो जाएंगे आधुनिक शारीरिकी के जनक हो जाएंगे। आधुनिक शारीरिकी के जनक हो जाएंगे एड्रियस वैसिलियस। रक्त परिसंचरण के आप लोग जानते ही हैं, विलियम हार्वे हैं। रुधिर वर्ग के कौन है, कार्ल लैंडस्टीनर। वर्गीकी कौन है, तो कैर्लोस लीनियस। वर्गीकी के पिता कैर्लोस लीनियस। जीवाश्म विज्ञान के हैं लियोनार्डो दा विंची। देखिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लियोनार्डो दा विंची जो है, लियोनार्डो दा विंची जीवाश्म विज्ञान के क्या है, जनक है। लियोनार्डो दा विंची जो है जीवाश्म विज्ञान के जनक है। हम लोग थोड़ा देख लेते हैं लियोनार्डो दा विंची के बारे में। इटली के एक महान बहुलज्ञ थे, पॉलीमैथ थे। ये विज्ञान के साथ साथ चित्रकारी भी करते थे और इंजीनियर भी थे, ठीक ना। देखिए इन्होंने मोनालिसा का जो पेंटिंग बनाया था और द लास्ट सपर, ये सब जैसी प्रसिद्ध पेंटिंग भी बनाई है लियोनार्डो दा विंची, ठीक ना। और इन्होंने जो थे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन्होंने मानव शरीर की रचना, उड़ने वाली मशीन, जैसे जल विज्ञान के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं, ठीक ना। मानव शरीर की रचना, उड़ने वाली मशीनों और जल विज्ञान। इनको पुनर्जागरण का क्या कहा जाता है, पुनर्जागरण काल का इनको सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व माना जाता है, जिन्हें कला और विज्ञान को एक साथ जोड़ा। तो लियोनार्डो दा विंची जो है वो जीवाश्म विज्ञान के पिता के साथ साथ और भी क्या है, चित्रकारी भी हैं, करते हैं, ठीक ना, लियोनार्डो दा विंची। तो ये देखिए हम लोग जीवाश्म विज्ञान के क्या हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे। आधुनिकी भ्रूणिकी जो हो जाएगा, आधुनिक भ्रूणिकी हो जाएंगे कार्ल ई वॉन वेयर। आधुनिक भ्रूणिकी के जनक हो जाएंगे कार्ल ई वॉन वेयर। उत्परिवर्तनवाद के कौन हो जाएंगे, ह्यूगो डी ब्रिज। आधुनिक भ्रूणिकी के हो जाएंगे, भ्रूणिकी के क्या हो जाएंगे, कार्ल ई वॉन वेयर। तो कार्ल ई वॉन किए थे आपको भ्रूणिकी के, तो आधुनिक भ्रूणिकी के हो जाएंगे कार्ल ई वॉन वेयर। क्या हो जाएंगे, कार्ल ई वॉन वेयर। और हम लोग उत्परिवर्तन के देख लिए ह्यूगो डी ब्रिज। सूजनिकी के हो जाएगा फ्रांसिस गाल्टन। सूजनिकी के फादर हो जाएंगे फ्रांसिस गाल्टन। सूजनिकी के हो जाएंगे फ्रांसिस गाल्टन। माइक्रोस्कोपिक हो जाएंगे मार्सेलो मालपीजी। जो माइक्रोस्कोपी होते हैं इसके जनक हो जाएंगे मार्सेलो मालपीजी। कौन हो जाएंगे, मार्सेलो मालपीजी। माइक्रोस्कोपी के जनक मार्सेलो मालपीजी हो जाएंगे। माइक्रोस्कोपी के जनक कौन हो जाएंगे, मार्सेलो मालपीजी। कौन हो जाएंगे, मार्सेलो मालपीजी। एंडोक्राइनोलॉजी के हो जाएंगे थॉमस एडिसन। कौन हो जाएंगे, थॉमस एडिसन हो जाएंगे। एंडोक्राइनोलॉजी के जनक थॉमस एडिसन हो जाएंगे। एंडोक्राइनोलॉजी के जनक कौन हो जाएंगे, थॉमस एडिसन। एंडोक्राइनोलॉजी के जनक हो जाएंगे थॉमस एडिसन। कौन हो जाएंगे, थॉमस एडिसन। याद रखिएगा एंडोक्राइनोलॉजी के थॉमस एडिसन, माइक्रोस्कोपी के मार्सेलो मालपीजी। थोड़ा सा यहाँ पे देखने लायक है अवास्तविक मछलियाँ। ये जो है वास्तविक मछली नहीं होती है, भले इसका नाम फिश लगा हुआ है, लेकिन ये है झूठा मछली है, मतलब ये अवास्तविक मछली है। तो देखिए वेल फिश, इसमें फिश लगा हुआ है लेकिन यह स्तनधारी होता है, ये मछली नहीं है। क्रे फिश, ये भी आर्थ्रोपोडा होता है, ये आर्थ्रोपोडा होता है। कटल फिश, ये मोलस्का होता है। डेविल फिश, ये भी मोलस्का होता है। कटल फिश, डेविल फिश, ये क्या है, मोलस्का है। जेली फिश, ये सिलेंटेट्रा होता है। जेली फिश क्या होता है, सिलेंटेट्रा। सिल्वर फिश इंसेक्टा होता है, सिल्वर फिश। स्टार फिश
इकाइनोडर्मेटा होता है, रेजर फिश मोलस्का होता है। मतलब जिसमें फिश लगा हुआ है ये फिश ही नहीं है, जिसमें फिश लगा हुआ है फिश है नहीं है, और जिसमें उल्टा पुल्टा नाम लगा हुआ है वो हमारा वास्तविक मछली होता है। डॉग लगा हुआ है, घोड़ा, अश्व माने घोड़ा, फुसफुस, बाघ, ग्लोब, विद्युत, उड़न, मच्छर, मूस, ये जितना में लगा हुआ है ये सारा क्या है, हमारा वास्तविक मछली है। समझ में आया ना, यहाँ से समझ सकते हैं। डॉग फिश हमारा एस्कोलियोडन में आता है, अश्वमीन जो होता है हिपोकैम्पस में आता है, फुसफुस जो है वो प्रोटोप्टेरस में आता है, बाघ जो है एस्टिगोस्टोमाटा में आता है, एस्टिगोस्टोमा में आता है, ग्लोब जो है टेट्राडन में आता है, और विद्युत जो है टारपीडो में आता है, उड़न मीन जो है एक्सोसिट्स में आता है, मच्छर मीन जो है गेम्बूसिया में आता है, मूस मीन जो है वो काइमिरा में आता है। तो यहाँ से यहाँ पे समझ लीजिएगा विचित्रताएँ थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे बड़ी स्तनी जो होती है, सबसे बड़ा स्तन वो नीला वेल है, नीली वेल, ब्लू वेल जिसको बोलते हैं। विचित्रताएँ में सब हम लोग देख रहे हैं। सबसे बड़ा स्थलीय स्तनी, स्थल पर रहने वाला सबसे बड़ा स्तनी कौन हो जाएगा, अफ्रीकन हाथी जो है सबसे बड़ा होता है। अफ्रीकन हाथी बहुत बड़ा होता है ना, 10-10 फीट का होता है। सबसे बड़ा स्थल पर रहने वाला स्तनी है अफ्रीकन हाथी। सबसे आदि मोलस्का में कौन सा हो जाएगा, किंटोडर्मा। सबसे आदि मोलस्का में हो जाएगा किंटोडर्मा। सबसे आदि मतलब पुराना। सबसे आदि प्राइमेट हो जाएगा लेमर। सबसे आदि प्राइमेट कौन हो जाएगा, लेमर हो जाएगा। और मोलस्का में हो जाएगा किंटोडर्मा। सबसे बड़ा जीवित पक्षी जो है शुतुरमुर्ग है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी में देखा जाए तो शुतुरमुर्ग है। सबसे बड़ा जीवित सांप जो है वो अजगर है, ठीक है। सबसे बड़ा कपी माने बंदर में कौन हो जाएगा, गोरिल्ला हो जाएगा। सबसे बड़ा कपी में होगा गोरिल्ला। सबसे बुद्धिमान में हो जाएगा चिंपैंजी। सबसे बुद्धिमान कपी माने बंदर में सबसे बुद्धिमान बंदर में सबसे चिंपैंजी सबसे क्या होता है, सबसे बुद्धिमान होता है। गोरिल्ला नहीं होता है, चिंपैंजी होता है। सबसे छोटा कपी में गिब्बन हो जाएगा। गिब्बन एकदम बहुत छोटा बंदर होता है, गिब्बन बंदर सबसे छोटा बंदर होता है, गिब्बन। जरायुज छिपकली जो है वो क्रायोनोसोमा जो बोलते हैं, जरायुज छिपकली क्या है, क्रायोनोसोमा है। जरायुज छिपकली क्या है, फ्रायनोसोमा जो है जरायुज छिपकली है, फ्रायनोसोमा। सबसे बड़ा मेढक जो है वो राना गोलित है। क्या है, राना गोलित है सबसे बड़ा मेढक। सबसे बड़ा मेढक क्या है, राना गोलित है। क्या है, राना गोलित है सबसे बड़ा मेढक। सबसे बड़ा मोलस्का जो है वो दैत्य स्क्विड है। क्या है, दैत्य स्क्विड है सबसे बड़ा मोलस्का। दैत्य स्क्विड है सबसे बड़ा मोलस्का। सबसे बड़ा सीपी जो है वो ट्राइडेक्ना है। क्या है, ट्राइडेक्ना है सबसे बड़ा सीपी। सबसे बड़ा सीपी है ट्राइडेक्ना। सबसे बड़ा गैस्ट्रोपोड जो है हेमीफस्कस है सबसे बड़ा गैस्ट्रोपोड। सबसे बड़ा गैस्ट्रोपोड क्या है, हेमीफस्कस है। सबसे छोटी पक्षी है जो हमिंग बर्ड। सबसे लंबा कोसा तंत्रिका कोसी है ना, सबसे लंबे तंत्रिका कोसी। सबसे आदि हेलमिन्थिज है प्लेनेरिया सबसे आदि हेलमिन्थिज है। सबसे आदि हेलमिन्थिज कौन है, प्लेनेरिया है। सबसे आदि एनालिडा कौन है, पॉलीगार्डियन है। कौन है, पॉलीगार्डियस है सबसे आदि एनालिडा। सबसे छोटी अस्थि जो है स्टेपिस जानते ही होंगे। सबसे व्यस्त अंग है हृदय। सबसे आदि आर्थ्रोपोडा में कौन है, पेरिपट्स। क्या नाम है, सबसे आदि आर्थ्रोपोडा है पेरिपट्स। सबसे बड़ा जीवित सांप है टर्टिल। सरीसृप सांप नहीं, सरीसृप मतलब जो रेंग के चलता है, तो टर्टिल। सबसे बड़ा जीवित सरीसृप है टर्टिल। सबसे बड़ा जीवाश्म सरीसृप है वो जाइजेंटोसोरस। सबसे बड़ा जीवाश्म सरीसृप मतलब जो कैसे चलता है, सही से आगे पीछे करके चलता है। सबसे बड़ा जीवाश्म सरीसृप है जाइजेंटोसोरस। सबसे बुद्धिमान होमोनिडा जो है मनुष्य है। होमोनिडा सबसे बुद्धिमान में है, मनुष्य आता है। सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी चीता है, पैंथर सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी में आता है। सबसे तेज उड़ने वाला में स्पाइनी टेल्ड स्विफ्ट जो इसका नाम है, सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है स्पाइनी टेल्ड स्विफ्ट इसका नाम है, सबसे तेज उड़ने वाली पक्षी। सबसे आदि स्तनी जो हो जाएगा एकिडना हो जाएगा। सबसे आदि स्तनी कौन सा हो जाएगा, एकिडना। सबसे आदि स्तनी है एकिडना। सबसे आदि स्तनी कौन है, एकिडना है। अंड प्रजनन स्तनी जो है डकबिल प्लेटिपस। तो सबसे पहला जो है स्तनी हमारा एकिडना हो जाएगा, सबसे पहला स्तनी है ना। अंड प्रजनन स्तनी जो है डकबिल प्लेटिपस है। सबसे छोटा उड़नहीन पक्षी कीवी होता है, जो उड़ नहीं सकता है। सबसे छोटा पक्षी होता है ये, लेकिन ये उड़ नहीं सकता है, कीवी। क्या होता है, कीवी होता है। सबसे छोटा उड़नहीन पक्षी कीवी है।
जरायुज मत्स्य एस्कोलियोडन है। क्या है? जरायुज मत्स्य एस्कोलियोडन है। जरायुज मत्स्य, जरायुज आर्थ्रोपोडा कौन हो जाएगा? बिच्छू हो जाएगा। जरायुज आर्थ्रोपोडा हमारा बिच्छू हो जाएगा, बिच्छू। जरायुज आर्थ्रोपोडा बिच्छू हो जाएगा। जरायुज मत्स्य एस्कोलियोडन है। जरायुज सर्प जो है वाइपर व समुद्री सर्प है। क्या है? वाइपर और समुद्री। जरायुज मतलब ये बच्चा देता है, अंडा नहीं देता है, बच्चा देता है। तो ये बिच्छू जो है वो बच्चा देता है, आप लोगों ने देखा होगा। ये आर्थ्रोपोडा है लेकिन ये क्या देता है? बच्चा देता है। जरायुज मत्स्य मछली कौन है? जो अंडा नहीं बच्चा देता है। तो एस्कोलियोडोन है जो बच्चा देता है। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट लाइन है। जरायुज सांप जो बच्चा देता है। वाइपर व समुद्री सांप ये क्या है? बच्चा देता है। वाइपर भी क्या देता है? तो बच्चा को जन्म देता है, अंडा नहीं देता है। ठीक ना। एकमात्र विषैली छिपकली जो है हेलोडर्मा है। सर्वाधिक विषैली मछली जो है वो स्टोन मीन है। स्टोन मीन क्या नाम है इसका? स्टोन मीन। सबसे ज़्यादा विषैली मछली होती है स्टोन मीन। सबसे ऊंचा स्तनी जिराफ है। सबसे बड़ा विषाणु पॉक्स विषाणु है। पॉक्स विषाणु, चिकन पॉक्स का नाम सुने होंगे, वही पॉक्स विषाणु सबसे बड़ा विषाणु होता है, पॉक्स विषाणु। सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत है। सबसे बड़ी अस्थि फीमर है। सबसे बड़ी पेशी ग्लूटियस मैक्सिमस। यहाँ तक हम लोग जान गए हैं ना। सबसे आदि स्तनी मतलब सबसे पहला जो है स्तनी कौन है? सबसे पहला स्तनी जो है एकिडना है। सबसे पहला स्तनी है एकिडना। हम ठीक ना। और हम सबसे आदि आर्थ्रोपोडा जो है, सबसे पहला आर्थ्रोपोडा पेरिपेट्स है। सबसे छोटी अस्थि तो स्टेपी। सबसे व्यस्तम हृदय हमारा सबसे आदि एनेलिड जो है पॉलीगार्डियस है। सबसे आदि एनेलिड मतलब सबसे एनेलिडा में सबसे पहला जो है एनेलिडा कौन है? तो पॉलीगार्डियस है। सबसे आदि हेलमिन्थेज में सबसे पहला हेलमिन्थेज कौन सा हो जाएगा? प्लेनेरिया हो जाएगा हेलमिन्थेज में। ठीक ना। चलिए यहाँ तक तो देख लिए। सबसे बड़ा सीपी ट्राइडेक्ना है। सबसे बड़ा गैस्ट्रोपाड हेमीफेस्कस है। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। सबसे लंबा कोसी पेशिक तंत्रिका कोसी। चलिए यहाँ तक तो याद हो गया। हम लोग को थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर के महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, पता ही है आपको। स्टेपी सबसे छोटी हड्डी। सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। सबसे बड़का होता है अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि, जो गर्दन में होता है। सबसे बड़ी कोशिका जो होती है न्यूरॉन होती है। सबसे बड़ी धमनी एंडोमिनल एओर्टा होता है। देखिए जो याद करने वाला उसको हम घेरा लगा देते हैं, एब्डोमिनल एओर्टा। एब्डोमिनल जो होता है, एब्डोमिनल एओर्टा सबसे बड़ी धमनी होती है। धमनी, सबसे बड़ी धमनी का नाम क्या है? एब्डोमिनल एओर्टा। एब्डोमिनल एओर्टा, ठीक ना। तो सबसे बड़ी धमनी जो है एब्डोमिनल एओर्टा। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या हो जाएगा? थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। यकृत को नहीं बोलिएगा, यकृत ग्रंथि नहीं है, ठीक ना। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है थायराइड ग्रंथि है। क्या है? थायराइड ग्रंथि है। और सबसे बड़ी जो है हमारा धमनी का क्या बताए थे? तो एब्डोमिनल एओर्टा। एब्डोमिनल एओर्टा। सबसे बड़ा सीरा क्या है? तो इन्फीरियर वेना कोवा। देखिए दोनों इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी धमनी याद रखिएगा, सबसे बड़ा सीरा याद रखिएगा, ये दोनों को याद रखिएगा, ठीक ना। सबसे बड़ी धमनी जो है एब्डोमिनल एओर्टा। सबसे बड़ा सीरा जो है इन्फीरियर वेना कोवा। इन्फीरियर वेना कोवा। इन्फीरियर वेना कोवा सबसे बड़ी धमनी एब्डोमिनल एओर्टा। सबसे बड़ा सीरा इन्फीरियर वेना कोवा। सबसे लंबी तंत्रिका क्या है? तो सियाटिक है। क्या है? सियाटिक है। सबसे लंबी तंत्रिका है सियाटिक। सबसे लंबी तंत्रिका अगर देखा जाए तंत्रिका में सबसे लंबी तंत्रिका सियाटिक है, ठीक ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों। धमनी हो जाएगा एब्डोमिनल एओर्टा। सबसे बड़ा सीरा में हो जाएगा इन्फीरियर वेना कोवा। सबसे लंबी तंत्रिका में हो जाएगा सियाटिक। क्या हो जाएगा? सियाटिक। सबसे बड़ी पेशी जो है वो ग्लूटियस मैक्सिमस, तो आपको देख ही लिए थे पहले। सबसे छोटी पेशी स्टेपिडियस है, ये भी देख लिए थे। स्टेपिडियस जो सबसे छोटी पेशी। सबसे बड़ा श्वेत रक्तकण जो है मोनोसाइट है। देखिए इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा श्वेत रक्तकण कौन सा है? मोनोसाइट है। सबसे बड़का श्वेत रक्तकण है मोनोसाइट। क्या है? सबसे बड़का श्वेत रक्त है मोनोसाइट। सबसे बड़का श्वेत रक्तकण है मोनोसाइट। सबसे अधिक पुनरुद्भवन क्षमता किसमें है? यकृत में है। पुनरुद्भवन में दोबारा कट जाता है फिर भी वो बन जाता है, दोबारा निकलने का क्षमता रहता है यकृत में। सबसे कम पुनरुद्भवन मस्तिष्क में होता है। सबसे बड़ा अंग त्वचा, सबसे व्यस्त अंग हृदय। सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा है। सबसे व्यस्त अंग हृदय है। सबसे पतली त्वचा कंजंक्टिवा। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पतली त्वचा कहाँ पे होता है? तो कंजंक्टिवा जो होता है, सबसे पतली त्वचा वहाँ पे होता है कंजंक्टिवा। कंजंक्टिवा ये जो होता है कंजंक्टिवा, ये आँखों में होता है। आँख के पीछे पतली झिल्ली होती है। कंजंक्टिवा कहाँ होता है? आँखों में। सबसे पतली त्वचा होती है कंजंक्टिवा। संपूर्ण शरीर में रक्त का आयतन जो होता है वो कितना होता है? वॉल्यूम 5 से 6 लीटर होता है पूरा शरीर में। सामान्य रक्तचाप हमारा 120 mm से 180 hg तक हम लोग 120-80 hg तक हम लोग देख चुके थे। तो यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। लाल रक्त कणिका देखिएगा। लाल रक्त कणिका जो है आरबीसी, इसकी संख्या जो है पुरुषों में होता है 5 से लेकर 5.5 मिलियन क्यूबिक mm, ठीक। वहीं महिला में 4.5 से 5 मिलियन क्यूबिक mm होता है, ठीक ना। तो पुरुषों में 5 से 5.5 होता है, महिला में 4 से 4.5 से 5 होता है। 4.5 से 5 होता है, मतलब आधा लीटर ज़्यादा होता है किसमें? पुरुषों में आरबीसी।
लाल रक्त कणों का जीवन काल, लीटर बोल रहे हैं, मिलियन क्यूबिक mm जो बोलते हैं हम लोग, मिलियन में क्यूबिक में mm में हम लोग जो देखते हैं। लाल रक्त कणों का जीवन काल 120 दिन होता है। श्वेत रक्त कणों का जो WBC का जो है सामान्य काउंट कितना होता है, तो 5000 से 10,000 क्यूबिक mm होता है। कितना होता है? श्वेत रक्त कण 5000 से 10,000 क्यूबिक mm होता है। श्वेत रक्त कणों का जीवन काल 2 से 5 दिन का होता है, ठीक ना। DLC डिफरेंशियल लिकोसाइट काउंट, आप लोगों ने कभी अपना ब्लड टेस्ट करवाया होगा, उसमें आप लोग देखे होंगे CBC, अगर कंप्लीट ब्लड काउंट देखिएगा उसमें करवा के, तो आपको ये सब देखने को मिलेगा। बेसोफिल्स क्या है, इसिनोफिल्स क्या है, मोनोसाइट्स क्या है, ये सारा आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो देखिए जो है बेसिफिल्स जो है वो 0.5 से 1.0 के % तक ये देखने को मिलता है। ये जो है इसिनोफिल्स कितना है, तो 1 पॉइंट से 3 पॉइंट तक देखने को मिलता है। मोनोसाइट्स 3 से 8, न्यूट्रोफिल्स 40 से 70, सबसे ज़्यादा कौन सा हो जाएगा हमारा, न्यूट्रोफिल्स ही होता है। 40 से 70% तक न्यूट्रोफिल्स होता है। लिम्फोसाइट्स हमारा क्या होता है, तो 20 से 25% लिम्फोसाइट्स होता है। और ये किस काम में आता है, हम लोग पीछे पढ़े हुए थे, है ना। रक्त प्लेटलेट्स काउंट जो है, तो ये 2 लाख से 4 लाख प्रति क्यूबिक mm तक देखने को मिल जाता है। हीमोग्लोबिन का % अगर देखा जाए पुरुषों में, तो 14 से 16 होता है पर 100 सीसी रक्त में। वहीं महिला में 12 से 14 होता है प्रति 100 सीसी रक्त में। सबसे ज़्यादा रक्तदाता समूह O होता है। सबसे ग्राही रक्तग्राही AB हो समूह होता है। सामान्य शरीर टेम्परेचर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट भी देखने को मिल जाता है कहीं कहीं पे। तो सबसे सामान्य शरीर टेम्परेचर जो है नॉर्मल 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट भी आप देख सकते हैं। श्वसन दर जो है, ब्रीथिंग रेट 16 से 20 प्रति मिनट है। श्वसन दर, ब्रीथिंग रेट कितना है, 16 से 20 प्रति मिनट हमारा होता है। 16 से 20 बार हम लोग क्या लेते हैं, तो एक मिनट में सांस ले सकते हैं। 16 से 20 बार हम लोग सांस लेते हैं। दंत सूत्र आप लोगों ने देखा ही होगा वयस्क मनुष्य का और बच्चों में। तो वयस्क मनुष्य में कितना होता है, 21-23 होता है। 21-23 ऊपर, 21-23 नीचे, है ना। प्री मोलर, मोलर, इंसाइजर, केनाइन, ये सब लोग देखे होंगे। इंसाइजर, केनाइन, प्री मोलर, मोलर, ऐसे होता है 21-23। इंसाइजर, केनाइन, प्री मोलर, मोलर, और दोनों को गुना करिएगा दो को, तो 16 को 16 को 8 को ऊपर 8 को नीचे 8, फिर 16-16 32 को हो जाएगा टोटल। बच्चों में देखा जाए तो ये नहीं होता है। बच्चों में 1-2-1-2 होता है। ये कितना होता है, 2-1-2 होता है। तो 20 को ही होता है, जो 20 को टूट के जाता है बच्चों में, फिर दोबारा जन्मता है बच्चों में 20 को टूटने के बाद। प्रतिशत का भार देखिए, मस्तिष्क का जो भार है वो 1400 ग्राम होता है। मस्तिष्क का भार कितना होता है, 1400 ग्राम का होता है। 1.5 किलो से थोड़ा सा कम होता है, 1400 ग्राम होता है। 1.5 किलो मान के चलिए, कितना होता है, 1.5 किलो होता है। क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या 11 जोड़ी होती है। क्रेनियल जो तंत्रिका है, क्रेनियल इसमें मस्तिष्क रहता है, वो क्रेनियल तंत्रिका की संख्या 11 जोड़ी होती है। स्पाइनल तंत्रिका की संख्या 31 जोड़ी होती है। स्पाइनल तंत्रिका की संख्या 31 जोड़ी, क्रेनियल तंत्रिका की संख्या 11 जोड़ी। सामान्य हृदय दर कितना है होता है, तो 72 से 75 प्रति मिनट होता है सामान्य हृदय का दर। सामान्य नाड़ी दर जो होता है 72 प्रति मिनट, वही बात हुआ। गैस्ट्रिक जूस pH 1.4 होता है। गैस्ट्रिक जूस का pH कितना होता है, गैस्ट्रिक जूस जो हम लोग शरीर में निकलता है, गैस्ट्रिक जूस, इसका pH कितना होता है, 1.4। कितना होता है, pH 1.4, बहुत ही ज़्यादा अम्लीय होता है। मूत्र का pH कितना होता है, 6.0 होता है। रक्त का pH कितना होता है, 7.4 होता है। मूत्र का pH 6.0, मूत्र का pH 6.0, रक्त का pH 7.4, रक्त का pH 7.4। पैंक्रियाटिक्स जूस का pH होता है 8.5 होता है। पैनक्रियाटिक जूस का जो pH होता है 8.5 होता है। पैंक्रियाटिक जूस का pH कितना होता है, 8.5 होता है। शरीर में कुल अस्थियों की संख्या 206 और कुल पेशियों की संख्या 639। 639 जो होता है शरीर की कुल पेशियों की संख्या होती है। मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। शरीर की कुल भार का भार जो है, जल का हिस्सा 65% रहता है। शरीर का जितना भी भार है उसका 65% हिस्सा क्या रहता है, जल ही रहता है, ठीक ना। चलिए थोड़ा सा इस सबको हम लोग देखते हैं। विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखा, इसको कैसे क्या, कौन सा चीज़ को क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत भर भर के पूछता है क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए, एनाटोमी की आंतरिक संरचना से संबंधित है। किससे संबंधित है, आंतरिक संरचना से संबंधित है। एनाटोमी बोलते हैं जिसको, जो शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित है। और ये जीव विज्ञान में ही आता है, जीव विज्ञान की शाखा है। और इससे जो है आंतरिक संरचना, एनाटोमी बोलते हैं जिसको, आंतरिक संरचना से ये संबंधित है एनाटोमी। एंथ्रोपोलॉजी, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज,
इतिहास परंपरा संबंधी विषयों का अध्ययन किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। यह भी विज्ञान की शाखा है और इसमें क्या आता है, तो मानव के जितना भी विकास हुआ, रीति रिवाज, इतिहास परंपरा, ये सब का सब जो है विषय का अध्ययन हम लोग किसमें करते हैं, एंथ्रोपोलॉजी में करते हैं, एंथ्रोपोलॉजी में कहते हैं। तो एनाटॉमी समझ गए कि वह शाखा शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित है। एंथ्रोपोलॉजी में क्या देखे थे हम लोग, मानव के विकास, रीति रिवाज कैसे हुआ है, इतिहास परंपरा के बारे में अध्ययन करना एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। चलिए सीख आगे देखते हैं एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी तो आपको याद ही होगा, विज्ञान के बाद जीवन विभिन्न नक्षत्र प्रभाव का अध्ययन करता है। ज्योतिष शास्त्र भी एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है, तो खगोलीय पिंडों का अध्ययन को एस्ट्रोनॉमी। देखिए एस्ट्रोनॉमी और लॉजी में अंतर है। लॉजी मतलब सीखना, अध्ययन करना, नोमी मतलब खगोलीय पिंड का अध्ययन, जो खगोलीय पिंड होता है, खगोलीय, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी नहीं होता है एस्ट्रोनॉमी, एक होता है एस्ट्रोलॉजी। तो ये जो है ज्योतिष शास्त्र जिसको भी बोल सकते हैं, ज्योतिष शास्त्र एस्ट्रोलॉजर के नाम सुने होंगे। एस्ट्रोनॉमी तो हो गया हमारा खगोलीय पिंड का अध्ययन करना, तो ये आप कन्फ्यूज नहीं होना है। सिरेमिक्स, सिरेमिक्स जो होता है, सिरेमिक्स, यह टेक्नोलॉजी की वह शाखा है जो चीनी मिट्टी के बर्तन तैयार करने से संबंधित है। तो सिरेमिक्स अगर आ जाए, सिरेमिक्स, मिक्स मतलब मिक्स करना, चिकनी मिट्टी को मिक्स करना, तो चिकनी मिट्टी से बर्तन तैयार किया जाता है, चिकनी मिट्टी से, इसको बोलते हैं सिरेमिक्स। क्या बोलते हैं, सिरेमिक्स, मतलब मिक्स करिए सीधे मिट्टी को, बनाइए जो भी आपको बर्तन बनाना है। तो चीनी मिट्टी से बर्तन बनाने को हम लोग बोलते हैं सिरेमिक्स। क्या बोलते हैं, सिरेमिक्स। ऑन्कोलॉजी क्या बोलते हैं, कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी बोलते हैं, तो आपको याद होगा। यूजेनिक्स, यूजेनिक्स जो है आनुवांशिक घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन को बोलते हैं यूजेनिक्स। यूजेनिक्स आनुवांशिक घटक जो होता है, आनुवांशिक घटक, उसमें फेरबदल होता है। क्या होता है, फेरबदल, इसके कारण मनुष्य में हुआ जो परिवर्तन हो जाता है ना, आनुवांशिकी के कारण जो परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं यूजेनिक्स। कहने का मतलब आनुवांशिकी जो होता है शरीर में, उसके कारण जो शरीर में बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूजेनिक्स। यूजेनिक्स क्या बोलते हैं, यूजेनिक्स। एपिडियोमियोलॉजी, एपिडियोमियोलॉजी जो होता है महामारी रोग के अध्ययन से संबंधित है। एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी जो है महामारी रोग से अध्ययन से संबंधित है। एपिडेमियोलॉजी किससे संबंधित है, महामारी रोग के अध्ययन से संबंधित है, एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी यह जो है महामारी रोग के अध्ययन से संबंधित है, एपिडेमियोलॉजी। यूजेनिक्स आप लोग समझ गए, जो आनुवांशिक घटकों में जो होता है, इससे मनुष्य में क्या होता है, बदलाव आता है, उसको यूजेनिक्स बोलते हैं। ऑन्कोलॉजी पता ही चाहिए। सिरेमिक्स आप लोग देख लिए, चीनी मिट्टी से बर्तन बनता था। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी समझ में आई गया। एपिडेमियोलॉजी जो हो गया महामारी रोग के अध्ययन को बोलते हैं। एपिडेमियोलॉजी किसको बोलते हैं, महामारी रोग के अध्ययन को बोलते हैं। यहाँ पे देखा जाए एरिनियोलॉजी जो है मकड़ों का अध्ययन। देखिए मकड़ा, जो मकड़ी होता है उसको बोलते हैं एरिनियोलॉजी का अध्ययन। क्या मतलब, एरिनियोलॉजी बोलते हैं जिसमें मकड़ी का अध्ययन पढ़ा जाता है। मकड़ी, मकड़ा, मकड़ी जो भी हो गया, मकड़ों का अध्ययन हम लोग एरेनियोलॉजी, एरेनियोलॉजी, एरेनियोलॉजी जो बोलते हैं मकड़ों का अध्ययन, एरेनियोलॉजी। कीमोथेरेपी जो बोलते हैं आप लोग पता होगा, चिकित्सा विज्ञान की शाखा जिसमें रासायनिक यौगिक का उपचार किया जाता है। कीमोथेरेपी के माध्यम से रासायनिक यौगिक से क्या किया जाता है, उपचार किया जाता है, केमिकल से उपचार किया जाता है, कीमोथेरेपी। कॉस्मोलॉजी भी आप लोग जानते होंगे, कॉस्मोलॉजी अपना समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है इसमें। क्रायोजेनिक्स या निम्न ताप के विभिन्न प्रयोगों तथा नियंत्रण का अध्ययन किया जाता है। निम्न ताप के अलग अलग जो प्रयोग किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है, उसके अध्ययन को हम लोग बोलते हैं क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स में क्या क्या करते हैं हम लोग, तो निम्न ताप के विभिन्न प्रयोग तथा नियंत्रण का अध्ययन किया जाता है इसमें, क्रायोजेनिक्स में। क्रायोजेनिक्स में इकोलॉजी क्या होता है, विज्ञान के वनस्पति प्राणियों के पर्यावरण के प्रकृति संबंधी का अध्ययन किया जाता है, इकोलॉजी, है ना। इकोलॉजी तो आप समझ ही सकते हैं इकोलॉजी क्या होता है। एंटोमोलॉजी में क्या देखेंगे, तो जंतु विज्ञान की भाषा कीट पतंगों का अध्ययन करेंगे, तो एंटो लगा है तो कीट पतंग हो ही जाएगा। एपिडियोमियोलॉजी देखिए एक आ गया, एपिडिमियोलॉजी, चिकित्सा विज्ञान की भाषा जिसका महामारी और उनके उपचार संबंधित है। तो यहाँ पे एक और मिल गया महामारी, और यहाँ पे हम लोग एक और देखे थे महामारी। तो देखिए एपिडेमियोलॉजी, वही एपिडेमियोलॉजी ये भी लिखा हुआ है, एपिडेमियोलॉजी। देखिए एपिडेमियोलॉजी एक ही हो गया ना, दोनों एक ही दिया हुआ है। देखिए हमको भी कंफ्यूज कर दिया, दोनों जगह पर एक ही दिया हुआ है। एपिडेमियोलॉजी यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे एपिडीमियोलॉजी दिया हुआ है, दोनों महामारी से ही संबंधित है। एक्स बायोलॉजी देखिए, इसमें पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रहों और उपग्रहों का जीवन की संभावना का अध्ययन किया जाता है, उसको बोलते हैं एक्स बायोलॉजी। एक्स बायोलॉजी मतलब अपने पृथ्वी को छोड़ के, अपने एक्स को छोड़ के दूसरे किसी पर पकड़ के अध्ययन करना, उसको बोलते हैं, मतलब दूसरे ग्रहों को अध्ययन करना, उपग्रहों का अध्ययन करना, उसको बोलते हैं एक्स बायोलॉजी। क्या बोलते हैं, एक्स बायोलॉजी, कि उस पर जीवन है कि नहीं, बायोलॉजी दूसरे पर बायोलॉजी है कि नहीं, एक्स मतलब दूसरा।
एक्स मतलब दूसरा हमारा, तो एक्स अपना पृथ्वी को छोड़ के दूसरे ग्रह पर जीवन है कि नहीं उसको बोलते हैं एक्स बायोलॉजी। जियोलॉजी तो आप लोग समझ ही गए, भूगर्भ संबंधित अध्ययन, उसकी बनावट संरचना आदि का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है, उसको जियोलॉजी बोला जाता है ना। जीरोंटोलॉजी फिर से आ गया, वृद्धावस्था के संबंधित तथ्यों का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है, जीरोंटोलॉजी। जीरोंटोलॉजी में क्या किया जाता है, तो वृद्धावस्था जो होता है, बूढ़ा व्यक्ति जो होता है, उस संबंधित जितना भी तथ्य है उसके अध्ययन किया जाता है जीरोंटोलॉजी। जीरोंटोलॉजी मतलब अब वो जीरोंटोलॉजी है ना, ध्यान रखिएगा। हम लोग जीरोंटोलॉजी देख रहे थे, हाँ जीरोंटोलॉजी देख रहे थे। उसके बाद हॉर्टिकल्चर, आपने तो फल फूल सब्जी उगाने वाला पुष्प का अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोपैथी में इस विज्ञान में द्वारा पानी में रोगों को चिकित्सा होती है। देखिए इस विज्ञान के द्वारा पानी से रोगों का चिकित्सा किया जाता है। देखिए कितना मस्त है। हाइड्रो मतलब होता है पानी, और थेरेपी मतलब सॉरी हाइड्रोपैथी मतलब उसका विज्ञान चिकित्सा करना। तो ये हमारा पानी से रोगों को चिकित्सा करना हाइड्रोपैथी कहलाता है। हाइजीन आप लोग जानते हैं, मनुष्य स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला स्वास्थ्य विज्ञान है। स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला यह स्वास्थ्य का विज्ञान होता है हाइजीन। होलोग्राफी देखिए इसमें क्या क्या आता है होलोग्राफी में, तो यह लेज़र पुंज की सहायता से त्रिविमीय चित्र मतलब 3D बनाने वाली एक विधि होती है होलोग्राफी 3D आप लोग सुने होंगे, 3D होलोग्राफी आप लोगों को नाम सुना होगा। होरोलॉजी क्या होता है, समय मापने वाला विज्ञान है होरोलॉजी। हॉरर मूवी देखें आप लोग, हॉरर मूवी, तो हॉरर मूवी में क्या होता है, समय उसमें जो होता है समय को बांध देता है, आगे पीछे कर लेता है, फालतू का ट्रिक है, चलिए छोड़िए इसको। होरोलॉजी आप लोग डायरेक्ट याद रखिए। होरोलॉजी जो है यह समय मापने वाला विज्ञान है। होरोलॉजी कैसा विज्ञान है, समय मापने वाला विज्ञान है, वो समय को मापेगा, समय को मापने वाला विज्ञान होता है होरोलॉजी। मैमोग्राफी जो होता है यह स्त्रियों में पाए जाने वाले ब्रेस्ट कैंसर की जांच करने वाला चिकित्सा विज्ञान की शाखा होती है मैमोग्राफी। तो मैम में मतलब होता है कि मैम मतलब मम्मा मैमोग्राफी, इसे याद रखना है कि जो स्त्री होती है उनमें पाया जाने वाला जो ब्रेस्ट कैंसर होता है इसकी जांच करने वाला चिकित्सा विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, तो मैमोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं, मैमोग्राफी। मीट्रियोलॉजी आप लोग जानते होंगे, मौसम की दशाओं में होने वाली क्रियाएं और परिवर्तन के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं विज्ञान के द्वारा किया जाता है। मौसम की जो शाखा होती है मीट्रियोलॉजी बोला जाता है। मीट्रियोलॉजी किसको बोला जाता है, मौसम की दशा में होने वाली जो क्रिया है परिवर्तन है उसके अध्ययन किया जाता है उस मीट्रियोलॉजी के द्वारा। किसके द्वारा, मीट्रियोलॉजी के द्वारा। मौसम में की दशा में होने वाले क्रिया और परिवर्तन, आप लोग दूसरा मत समझ लीजिएगा मीट्रियोलॉजी मेट्रॉइड्स वो सब मत समझ लीजिएगा। जो है मौसम होता है ना, मौसम उसकी दशा में होने वाली जो क्रिया है और परिवर्तन है इसके अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेट्रियोलॉजी। मॉर्फोलॉजी जो आप लोग जानते होंगे, पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राणी तथा पौधों की संरचना, रूप, प्रकार आदि का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है मॉर्फोलॉजी में। मॉर्फोलॉजी में कौन कौन सा अध्ययन किया जाता है, तो जितना भी पाया जाने वाला पृथ्वी पर है प्राणी पौधा, इनकी संरचना, रूप, आकार आदि का अध्ययन किया जाता है मॉर्फोलॉजी में। किसका प्राणी पौधा और उसके प्राणी पौधा के संरचना, रूप और प्रकार। प्राणी पौधा जो होते हैं, प्राणी हो गए चाहे पौधा हो गए, वो दोनों के रूप, आकार, उनका संरचना के बारे में पढ़ा जाता है, उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी। न्यूरोलॉजी तो आपको पता ही है कि तंत्रिका तंत्र का अध्ययन से किया जाता है। और ओडोंटोग्राफी क्या होता है, ओडोंटोग्राफी देखिए दांतों का ओडो किस में लगाता है, दांत में लगाता है, दांतों का अध्ययन करने वाली चिकित्सा विज्ञान को ओडोंटोलॉजी बोला जाता है। तो ओडोंटोग्राफी वही हो गया। ऑप्टिक्स जो होता है, प्रकाश में, ऑप्टिक्स मतलब प्रकाश के प्रकार में गुणों का अध्ययन करने वाले को भौतिक शास्त्र का एक शाखा होता है ऑप्टिक्स। और ऑर्निथोलॉजी, इसमें क्या लगा, पक्षी संबंधी अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी मतलब पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है इसमें, पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है ऑर्निथोलॉजी में, पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है ऑर्निथोलॉजी में। ऑस्टियोलॉजी में देखिए इसमें प्राणी विज्ञान की शाखा हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियो होता है हड्डी, ऑर्निथोलॉजी हो जाता है हमारा पक्षी, ऑर्निथोलॉजी हमारा हो जाता है पक्षी, ऑर्निथोलॉजी क्या हो जाएगा, पक्षियों का अध्ययन, और ऑस्टियोलॉजी हमारा हड्डियों का अध्ययन। पोमोलॉजी हमारा फलों का अध्ययन, सिस्मोलॉजी हमारा भूकंपों का अध्ययन। एरोनॉटिक्स मतलब विज्ञान की शाखा अंतर्गत वायुयान संबंधी तथ्यों का, एरो मतलब वायु, तो एरोनॉटिक्स हमारा हो जाएगा वायुयान संबंधी तथ्यों का अध्ययन। एस्थेटिक्स हमारा हो जाएगा इस शाखा के अंतर्गत सौंदर्य ललित कला शास्त्र का अध्ययन होता है। एस्थेटिक्स में क्या होता है दोस्तों, एस्थेटिक्स में तो इस शाखा के अंतर्गत सौंदर्य ललित कला शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। सुंदर कैसे बना जाएगा, शास्त्र का अध्ययन इसमें किया जाता है एस्थेटिक्स में। एस्थेटिक्स इंपॉर्टेंट है। और एग्रोस्टोलॉजी मतलब घासों का संबंधित विज्ञान की शाखा को, एग्रो मतलब होता है घास, घासों से संबंधित विज्ञान की शाखा को एग्रोस्टोलॉजी बोला जाता है। एस्थेटिक्स याद रखिएगा, एस्थेटिक्स, एथलेटिक्स मत समझ लीजिएगा, यह है एस्थेटिक्स। क्या है, एस्थेटिक्स। इसमें सौंदर्य ललित कला शास्त्र का अध्ययन किया जाता है, सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है, सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है। आशा करते हैं दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में हम लोग
थैंक यू।